हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे सार्क नेशंस की। और इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे सार्क नेशन का। और इसमें हम डिटेल्स में एनालिसिस किस तरह से करेंगे, उसके जितने भी कंट्री देश है। मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे। जितने भी इसके कंट्री देश है, कंट्री है सार्क नेशंस में, सार्क में, तो उनके सभी के डिटेल्स में हम बात करेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा नेशन आता है, ठीक है, उसका करेंसी क्या है, उसका नेशनल एनिमल्स क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो जितना भी सार्क है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑल इट्स फंक्शनिंग, ये सारे की सारी डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और पूरे की पूरी जानकारी सार्क के बारे में एकत्रित करनी है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद सार्क। सो सार्क इज़ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो फुल नेम है, इसका फुल नेम है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस is a regional intergovernmental organizations and geopolitical unions in South Asia and established on December 8, 1985। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 8 दिसंबर 1985 में। और इसके जो बेसिक करेक्टर्स है, ठीक है, वो साइन कहाँ पे किए गए? जो इसका चार्टर है, सार्क का चार्टर बनाया गया, एक तरह का आप बोल सकते हैं कि इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जिसके बेसिस पे सार्क फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया, वो साइन हुए थे ढाका में, दैट इज़ बांग्लादेश। द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी पर्पस इज़ टू प्रमोट रीजनल कॉपरेशन। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो क्षेत्रीय कॉपरेशन, सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ विकासात्मक जितनी भी गतिविधियां है आपसी नेशन में, उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। So this is the development among member countries. So SAARC's formation was a significant steps towards the fostering peace। किस चीज़ में किस चीज़ को बढ़ावा देना? सार्क का महत्वपूर्ण काम था कि शांति बनाए रखे, स्टेबिलिटी बनाए रखे, और साथ ही साथ आर्थिक जो इंटीग्रेशंस है इन साउथ एशियन रीजन, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके चले। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं कि सार्क नेशन का रूट कॉज क्या था, क्यों इसको बनाने की हमें ज़रूरत महसूस हुई। सो सार्क रूट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली 1980s। उस समय क्या हो रहा था कि जितने भी हमारे रीजनल कॉपरेशंस थे, या आप हो सकते हैं रीजनली जितने भी कंट्रीज थी, एक दूसरे के साथ बॉर्डर कनेक्टेड कंट्री थी, तो वो कहीं ना कहीं आपस में सहयोग नहीं कर पा रही थी, या किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन गेन कर रही थी। तो इसलिए उन सिचुएशन से डील करने के लिए सार्क नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट की गई, ताकि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग हो रही है या अपने काम को अच्छी तरह से कर रही है, जो ट्रेड एंड कमर्स में एक दूसरे का सहयोग चाह रही है, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उसके माध्यम से आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोमेंटम्स को स्टार्ट किया गया। व्हेन द आइडिया ऑफ रीजनल कॉपरेशन in South Asia gained momentum, the region faced various challenges, including economic disparities, political tension, and social issues. These are the great issues concerning while the SAARC was in initiation. So इसमें क्या क्या थे हमारे पास? पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, कि आर्थिक जो विभिन्नताएं थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही साथ पॉलिटिकल टेंशन एंड सोशल इशू वाज द मेन कॉजेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ सार्क इमर्ज्ड एज द रिस्पॉन्स टू नीड for the collaborative frameworks to address common concern and promote mutual अंडरस्टैंडिंग अमंग साउथ एशियन नेशन। इन्होंने क्या करा, जब ये सार्क को बनाया गया तो सार्क ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई। किसके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई यहाँ पे जितने भी हमारे सार्क के नेशंस थे, ठीक है, उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग साउथ एशियन नेशन, एंड इट इज़ जस्ट प्लेइंग द पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन अमंग द वेरियस नेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट कंक्रीट स्टेप टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क वाज टेकन ड्यूरिंग द साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस इन 1980s, एंड वेयर लीडर रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजनल कॉपरेशंस। लीडर्स कौन थे इसके? जो वेरियस नेशंस के पॉलिटिकल हेड्स थे, वो आपस में मिले
और उन्होंने बातचीत की कि हम क्षेत्रीय तौर पे किस तरह रीजनली डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस 1980s में होती है और यहीं से इसके रूट का स्टार्टअप होता है. दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्कशंस एंड कल्मिनेटिंग इन द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन 1985. और 1985 में ये चार्टर साइन कर लिया जाता है. इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क कि सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इसमें कुछ हम चीज़ों को इंक्लूड करके चले हैं. द सार्क चार्टर आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड्स फर्स्ट इज प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ द साउथ एशिया. जितने भी साउथ एशिया के पीपल है उनके वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करना, फंड रेज करना और उनके जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे हेल्थ के ऊपर काम करना, न्यूट्रिशंस के ऊपर फोकस करना. ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में डिस्कस की गई, सार्क नेशंस के कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन में लाई जाती है. सो एक्सिलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन दी region and promoting and strengthening collective self reliance among members country. जितनी भी इसके मेंबर सदस्य देश है उनके बीच आपसी कोलैबोरेशन के साथ इसमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की भी बात की जाती है कि किस तरह से वेरियस नेशंस सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं. ठीक है, वेरियस रिसोर्सेज को यूज़ करके, और जो रिसोर्सेज डेफिशिएंट है उनको दूसरे देश के लिए किस तरह से इजीली एक्सेसिबल बनाया जा सकता है और एक फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है. तो ये सब चीज़ें इस उद्देश्यों में शामिल की गई. उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दैट इज़ एनहेंसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव कोलैबोरेशंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेशंस विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे. होप सो कि इन ऑब्जेक्टिव से आप समझ पाओगे. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग. इसका जो स्ट्रक्चर है और डिसीजन किस तरह से लेती है. सार्क हैज़ अ 3 tier स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ समिट्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द सेक्रेटेरिएट. ये 3 लेयर में काम करता है, जिसमें कि सबसे टॉप में समिट आता है, देन second that is the council of minister is also there, and then there is a secretariat. So the highest decision making body is the summit, and where the heads of the states or the government of member country gather to discuss and decide on key issues. ठीक है, जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज है उसके जो की पर्सनल्स होते हैं वो आते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्क समिट के नाम से आपने सुना होगा. बहुत बार इस समिट्स को आपने सुना होगा जीके में. तो दैट इज़ ओनली द मीटिंग जिसमें कि वेरियस इंपॉर्टेंट की इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं. उसके बाद आता है इसमें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंपोज्ड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द समिट्स. ठीक है, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो भी समिट में डिसीजन लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है. अगर हम इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो सेक्रेटेरिएट इसका जो लोकेशन है दैट इज़ काठमांडू इन नेपाल, सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ सार्क, एंड द सेक्रेटरी जनरल्स अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओवरसीज द सेक्रेटेरिएट डे टू डेज ऑपरेशंस. एंड सार्क आल्सो हैज़ specialized bodies and mechanism including the SARC's program committees and standing committees and various technical committees focused on various areas such as agriculture, environment and health. So ये इसके कुछ की पॉइंट्स है. एंड देन अचीवमेंट ऑफ द सार्क, अभी तक की जो बेसिक अचीवमेंट क्या क्या ली है. सार्क हैज़ मेड प्रोग्रेस इन वेरियस एरियाज सिंस इट्स इंसेप्शन, एंड सम ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट्स आर लाइक ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट लिया है. सार्क हैज़ टेकन स्टेप्स टू प्रमोट इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि जो हमारे पास आंतरिक क्षेत्र में होने वाले व्यापार है और आर्थिक गतिविधियाँ, तो उसको बढ़ावा देने में सार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है.
तो सार्क ने इसके लिए क्या किया है, साफ्टा जैसे इनिशिएट को लॉन्च किया है 2006 में। साफ्टा क्या है, साफ्टा इज़ द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि यहाँ पर अब आप एक दूसरे रीजन के साथ जब ट्रेड करेंगे तो देयर इज़ नो बैरियर ऑफ ह्यूज टैक्सेशन एम टू रिड्यूस द टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स अमंग मेंबर कंट्रीज। जो भी ये सदस्य देश होंगे उनमें आपसी जितने भी बैरियर्स है जैसे कि टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स उसको ख़त्म करना या बहुत मिनिमम करना इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द सार्क नेशंस एंड सार्क समिट्स। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ social and cultural collaborations. सार्क हैज़ फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंजेज। ठीक है, जब कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपस में मैट करती है और डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज होता है। और एजुकेशन के लिए इसमें वेरियस इनिशिएट्स लिए गए हैं एंड पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की गई है। दीज एफर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। किसकी? सेंस ऑफ शेयर आइडेंटिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द डाइवर्स कल्चर्स इन द रीजन। ठीक है, सो ये कुछ एक की पॉइंट्स है जिसको आप याद रखेंगे। फैसिलिटेट कल्चर्स एक्सचेंज एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सो इसको आप याद रखिएगा। देन पॉवर्टी एलिविएशंस एंड डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत की कंसर्निंग इशू रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर सार्क नेशंस ने काफ़ी बेहतर वर्क किया है। और सार्क हैज़ अंडरटेकन इनिशिएटिव्स टू एड्रेस पॉवर्टी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी एंड projects related to infrastructure development, energy cooperations and poverty reductions have been initiatives to benefit the entire region. एज यू नो दैट जो हमारा पॉवर्टी एलिवेशन है वो SDG का भी गोल है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी वन ऑफ द गोल इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी और टू एलिमिनेट द पॉवर्टी कम्प्लीटली फ्रॉम द सोसाइटी। देन फिफ्थ पॉइंट इज द चैलेंज एंड लिमिटेशंस। ठीक है, कि इसके जो चैलेंजेस और लिमिटेशंस है वो क्या क्या फेस कर रहे हैं। द सार्क फेसेस सेवरल चैलेंजेस। ठीक है, सार्क को कुछ चैलेंजेस के साथ भी फेस करना पड़ रहा है एंड द सम काइंड्स ऑफ हाइंड्रेंसेज एज एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के तौर पे। तो इसमें सबसे पहला था दैट इज़ बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स। बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है? द रीजन has been marked by the historical and ongoing bilateral conflicts between member countries, and political tensions, territorial disputes and security concerns have sometimes overshadowed the organization's goal. And then comes the slow progress in integrations, कि जो हमारा इसमें जिस तरह से हमने इसमें बात की थी, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आई। वाइल द साफ्टा was established to promote economic integrations, progress has been slow। जबकि हमने क्या कर दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके बावजूद भी जो ग्रोथ प्रोग्रेस इकोनॉमिक में होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई और इंट्रा रीजनल ट्रेड रिमेन्स बिलो टू इट्स पोटेंशियल एंड नॉन टैरिफ बैरियर परसिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सिक्योरिटी कंसर्न। अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न की बात करते हैं तो साउथ एशिया फेसेस वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे कि टेररिज्म की बात आती है, एक्सट्रीमिज़म की बात आती है और बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारा चला ही रहता है। ठीक है, किसी न किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ। सो ये बहुत बड़े लेवल के इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना अभी बाकी रहता है और अभी तक इनके ऊपर कोई ख़ास कंसर्निंग बॉडी नहीं बनाई गई, लॉज नहीं बनाए गए, स्ट्रिक्टनेस नहीं अभी तक शुरू की गई। तो दिस इज़ सम काइंड्स ऑफ इश्यूज एंड दीज इश्यूज हैव इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशंस। देन कम्स द रोल इन रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। सो सार्क, इसमें क्या है कि सार्क प्लेज अ क्रूशियल रोल्स इन शेपिंग रीजनल डायनामिक्स एंड एंगेजिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। ठीक है, उसके बाद इसमें इसके कुछ एक की पॉइंट्स है। इसमें कौन कौन से की पॉइंट है, जैसे कि रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, कि भाई सार्क के माध्यम से डायलॉग ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मान लो कि इस तरह का दो कंट्री के बीच रीजनल या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको डायलॉग्स के माध्यम से मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है। और इट आल्सो फैसिलिटेट diplomatic efforts to address conflicts and build mutual trust among the member countries. Okay, then comes the global partnership.
ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर ग्लोबली हम एक दूसरे को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, और इट कोलैबोरेट्स ऑन द इशू सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, और रिफ्लेक्टिंग द कमिटमेंट्स टू ग्लोबल कॉपरेशंस। एंड देन कम्स द कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए फंड रेज करना और प्रोजेक्ट साइन करना, ठीक है। दिस इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सार्क, एंड थ्रू द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू transportation, energy and communication, improved connectivity can contribute to economic growth and development in the region, ठीक है। ये various kinds of project initiate किए जाते हैं। एंड देन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है कि इसमें सार्क क्या कर रहा है, डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज टू ओवरकम चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथन कॉपरेशन। सम पोटेंशियल एरियाज ऑफ फोकस इंक्लूड, इसमें इन economic integrations, conflict resolution, or then the people to people contact and adaptation to changing dynamics. Clear? Then comes the next कि कंक्लूड, अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम सार्क के रोल्स को। सार्क है एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन प्रमोटिंग कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। डिस्पाइट चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, वेरियस चैलेंजेस एंड लिमिटेशन होने के बाद, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो हमारा आप ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारा चैलेंजेस फेसेस किए जा रहे थे सार्क के द्वारा, दैट वाज मिटिगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस करने के लिए साफ्टा जैसे इनिशिएट को लॉन्च किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड देन इट आल्सो has achieved progress in the various areas contributing regional stability and engagement with the international community, or the organizational future prospects depend on the collective efforts of the member countries to address bilateral issues, enhance economic integration, and foster sense of shared identity. And then last one is that geopolitical landscapes evolves. SARC has potential to play a crucial role in shaping the density of the South Asian region. This is the part of complete SARC discussion, and then now we will go with the one to one with all its member nation, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन यानी कि सार्क में, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 कौन कौन से, सबसे पहले इसमें आ जाता है अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, काबुल, और नेशनल एनिमल्स स्नो लेपर्ड्स है, और करेंसी इसकी अफगान या अफगानी, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल पोजीशन इसकी एशिया में आती है, ठीक है। दूसरा कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर्स, एंड करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज बांग्लादेशी टका, एंड कॉन्टिनेंटल पोजीशन अगेन इन द एशिया, ठीक है। भूटान, ठीक है, भूटान का जो कैपिटल रहेगा वो थिम्पू रहेगा, और नेशनल एनिमल टकीन है, और करेंसी इसकी भूटानीज नीलोत्रम है, ठीक है, भूटानीज नीलोत्रम, एंड देन कॉन्टिनेंटल पोजीशन इसका एशिया रहेगा अगेन, ठीक है, क्योंकि हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो सब का सब कॉन्टिनेंटल पोजीशन एशिया रहने वाला है। उसके बाद आता है इंडिया, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ न्यू दिल्ली, और नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर्स, एंड देन कम्स द करेंसी दैट इज़ इंडियन रुपीज़, और कॉन्टिनेंटल पोजीशन अगेन एशिया। एंड मालदीव्स 5th नंबर पे जो कंट्री है दैट इज़ मालदीव्स, कैपिटल है माले, एंड नेशनल एनिमल्स की बात करें तो दैट इज़ मालदीवियन फिश, और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगर्स फिश के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो करेंसी है दैट इज़ मालदीवियन रुपया, दैट इज़ MVR, और कॉन्टिनेंटल पोजीशन अगेन एशिया। नेपाल 6th नंबर पे नेपाल है, कैपिटल इसकी काठमांडू, और इसकी जो करेंसी है दैट इज़ नेपाली रुपीज़, और एनिमल काउ इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ द नेपाल। एंड नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल पोजीशन की बात करें तो एशिया। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज़ पाकिस्तान, कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है, और नेशनल एनिमल इसका कौन है, मारखोर है, और करेंसी इसकी
पाकिस्तानी रुपीज़ है, और कॉन्टिनेंटल पोजीशन अगेन एशिया। नेक्स्ट कम्स लास्ट नंबर की कंट्री, दैट इज़ श्रीलंका। इसकी कैपिटल है कोलंबो ऑफिशियल, और श्री जयावर्धने कोटे लेजिस्लेटिव। ठीक है, दो तरह से, कोलंबो इसकी ऑफिशियल है और श्री जयावर्धन पूरे कोटे दैट इज़ लेजिस्लेटिव कैपिटल। और साथ ही साथ इसका जो नेशनल एनिमल है दैट इज़ श्रीलंकन एलिफेंट्स, और करेंसी इसकी श्रीलंकन रुपीज़, एंड कॉन्टिनेंटल पोजीशन अगेन एशिया। तो प्यारे बच्चों, इन सब जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम डेफिनेटली दूसरी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।